नहीं है कि पाकिस्तान का जो रीजनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट कार्ड है। सो मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि अगले 20-25 मिनट में कि वे डू वी स्टैंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं रीजनल रिपोर्ट कार्ड में देखूं, इंडिया है, चाइना है, ईरान है, तो हम वे डू वी स्टैंड। मैं डू कि चाइना के साथ हम कहाँ पे खड़े हैं, इंडिया के साथ हम कहाँ पे खड़े हैं, ईरान के साथ हम कहाँ पे खड़े हैं, एंड अफगानिस्तान के साथ हम कहाँ पे खड़े हैं। सो दिस इज आवर रीजन, एंड देन फिर हम इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन हमारा रीजनल रिपोर्ट कार्ड क्या है? ये जो गवर्नमेंट है इसका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, आई वुड से दिस पार्लियामेंट का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, बिकॉज पार्लियामेंट को देखना चाहिए। और इसमें 2 फॉरेन मिनिस्टर आए, 2 हुकूमतें आए। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, चूंकि हम दोनों का ताल्लुक भी जो मेजर डिसिप्लिन है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो उसका एक फ्रेमवर्क होता है 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस, इसी को हम यूज करते हैं ग्लोबली, रीजनली और डोमेस्टिकली। पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, उसने क्या खोया, क्या पाया और इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं। तो देखें, पाकिस्तान जिस वक्त मार्ज़ वजूद में आया तो उस वक्त दुनिया में एक बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा था और एक इंटेंसिफिकेशन हो रही थी कोल्ड वॉर की। तो पाकिस्तान ने अपने आप को वेस्टर्न जो अलायंस सिस्टम था उससे अलाइन किया, और ये एक रियलिस्ट और प्रैग्मेटिक अप्रोच थी। मैं बिल्कुल फ्रैंक बात करूंगा। उसकी वजह ये थी कि हमारे 3 चैलेंजेस थे। हमने नेशन बिल्डिंग भी करनी थी, हमारे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बने हुए थे, हमारे सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस थे, हमारे पास उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं थी कि बैलेंस ऑफ पावर को अचीव किया जाए इस रीजन में। तीसरा ये था कि हमने जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट की असिस्टेंस थी वो भी हासिल करनी थी। तो चूंकि आप बुनियादी तौर पे जानते हैं कि जो कैपिटलिस्ट पैराडाइम है उसमें वो हमारे मफादात से ज़्यादा कंपैटिबल था। रूस ने, बहुत से लोग पाकिस्तान में भी बात करते हैं, सोवियत यूनियन की बात हो रही है, उनके उधर जाना चाहिए था, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट नहीं अंडरटेक करते। दैट्स व्हाट द वेस्ट डज। ठीक है, तो ये वो भूल जाते हैं कि देखें, दूसरी जंग अजीम में जर्मनी और जापान का क्या हशर किया अमेरिका ने, लेकिन फिर उन दोनों को दोबारा रीबिल्ड किया, और आज यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है, और चाइना से पहले तक जापान दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी थी बहुत अरसे तक। तो अमेरिका बिलीव करता है कि वो अपने अलाइज को बिल्डअप करे, उनको उसमें डिपेंडेंसीज भी आती हैं और चैलेंजेस भी आते हैं, ये एक अलग बात है। तो हम इसलिए अमेरिका की तरफ गए और उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी बिल्ड किया, हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी आर्म और इक्विप किया, हमारे लोगों को ह्यूमन रिसोर्स को भी ट्रेन किया, और हमें फाइनेंशियल रेजिस्टेंस, शुरू में तो फूड रेजिस्टेंस भी आती थी। ठीक है, तो ये कोल्ड वॉर के लिहाज से बिल्कुल समझ में आती है ये चॉइस, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक चॉइस थी। अच्छा, इसके नतीजे में पाकिस्तान ने किसी हद तक बैलेंस ऑफ पावर अचीव करने की भारत के साथ कोशिश की। नंबर 1, हमने अपने इंस्टीट्यूशंस को भी डेवलप किया, हमने अपने लोगों को भी ट्रेन किया, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन क्या हुई कि हम बहुत ज़्यादा चूंकि डिपेंडेंट हो गए अमेरिका पे, तो उसकी वजह से हमने उनसे तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा वाबस्ता कर ली, और साथ ही साथ हमने ऑल्टरनेटिव्स वगैरह को इतना एक्सप्लोर नहीं किया, और एक एड डिपेंडेंट इकोनॉमी का सिस्टम और स्ट्रक्चर हमने बना लिया, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरफ आते हैं। अब जब हम मौजूदा फास्ट फॉरवर्ड जो दुनिया का सिस्टम है, आप देखें कि जो यूनिपोलर मोमेंट जिसको कहता है स्टीफन वॉल्ट, वो अब लग रहा है कि वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा व्यू ये है, क्योंकि मेरा पीजी का थीसिस भी इसी के ऊपर है, ये डिसरप्ट हो रहा है। ठीक है, अभी इसका ये मतलब नहीं है कि अगर यूनिपोलर वीक हो गया है तो फॉरन बाइपोलर या मल्टीपोलर इमर्ज हो गया है। ये इसके दरमियान की कैफियत है जिसमें यूनिपोलर इरोड हो रहा है, डिसरप्ट हो रहा है, और तमाम रीजनल कंट्रीज और पावर्स जो हैं वो डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए आप यूक्रेन वॉर को देखें तो सामने नजर आता है कि कोई क्लियर अलायंसेस नहीं इसमें इमर्ज हुए हैं। जहां पे आप देखें चाइनीज प्रेसिडेंट की मुलाकात होती है पुतिन के साथ, लेकिन यूएन में वो न्यूट्रल रहता है चाइना। ठीक है, तो वो खुल के एक अलायंस फॉर्मेशन आपको नजर नहीं आती तमाम डोमेन्स में।
इसलिए, और इंडिया को आप देख लें तो इंडिया भी खुल के जो है वो एक अलायंस सिस्टम का पार्ट नहीं बन रहा। पाकिस्तान की सिचुएशन भी किसी हद तक ऐसी ही है, क्योंकि हम देखते हैं चीन की तरफ भी देखते हैं, रीजनल सिचुएशन को भी देखते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट को भी देखते हैं, तो हम भी जो है यूएन में हम न्यूट्रल रहे हैं। हालांकि कुछ हमारे यहाँ से बयानियात अमेरिका के से सिंपैथेटिक और यूक्रेन के कंसिडरेशन के हवाले से दिए हैं, हमने एड शेड भी भेजी है ह्यूमैनिटेरियन के हवाले से, लेकिन वी स्टॉप शॉर्ट ऑफ डायरेक्टली ऑफरिंग मिलिट्री असिस्टेंस। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आईआर की टर्म में एवरीबडी इज हेजिंग इट्स बेट्स, ठीक है? तो एक हेजिंग स्ट्रेटजी आपको हर जगह नजर आती है, जो कि इस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है कि नेटो चूंकि उनकी एक अलायंस कमिटमेंट है, एक लीगल पॉलिटिकल सिक्योरिटी कमिटमेंट है अमेरिका के साथ, तो वो तो एक उनकी मजबूरी है, लेकिन बाकी जिसकी इस तरह की कमिटमेंट नहीं है, वो सारे कंट्रीज जो हैं, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग अदर इंडिया, वो दे आर ऑल हैविंग अ हेजिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रीजन की तरफ। तो अब चूंकि जो एनवायरनमेंट इमर्ज कर रहा है उसमें तकरीबन 3 लेवल्स हम देखते हैं। एक तो ग्लोबल पावर्स है जो कि स्टेटस को पावर है अमेरिका, ठीक है, इमर्जिंग पावर है चाइना, और रिसर्जेंट पावर है रशिया, ठीक है। तो उनका जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है वो बड़ा इंटेंसिफाई हो गया है, नंबर 1, ठीक है। तो इसका असर क्या पड़ रहा है? इसका असर पड़ रहा है रीजनल कंट्रीज में भी, ये कंट्रीज फोर्स कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग अलायंसेस को भी कोर्स कर रहे हैं कि वो ज्यादा कमिटमेंट शो करें। अमेरिका प्रेशराइज करता है यूरोपियन कंट्रीज को कि वो यूक्रेन में ज्यादा कमिट करें, ज्यादा इक्विपमेंट दें, ज्यादा वेपन्स दें, more than the Western European countries perhaps themselves want, number 1. दूसरी तरफ जो चाइना है, वो चूंकि जियो इकोनॉमिक्स में की डोमेन में ज्यादा उसका फोकस है, तो वो इकोनॉमिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इस तरह की चीजें कर रही हैं। वो अफ्रीका में भी जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में भी जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया में भी जा रहे हैं, लैटिन अमेरिका में भी जा रहे हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक जो है उनका प्रोंग है और इंडस्ट्रियल चेन को वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्विकली मैं बताता चलूं कि आप देखें अमेरिका ने जो रिसेंटली अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इशू की है, उसका बॉटम लाइन क्या है कि वो दुनिया की जो इंडस्ट्रियल चेन है ना, उसको वो सिक्योर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस ग्लोबल इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन से चीन और रूस फायदा उठाएं। ये उसकी बॉटम लाइन है। जो डिफेंस पोस्चर, इक्विपमेंट, एक्सेस, टेक्नोलॉजी, ये सब उसका कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि हम एक 3 डोमिनेंट इंडस्ट्रियल पावर्स के कंपटीशन की बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस को सिक्योर करना और दूसरे को उसका एक्सेस डिनाई करना, ये सारी वर्ल्ड पावर की गेम है। बॉटम लाइन ये है।